चलो, तो पिछली क्लास में देखिए कहाँ तक हो गया था, बताओ आप। पीएन जंक्शन समझाया दिया था कि समझाया था क्या? पीएन जंक्शन क्या हुआ? चलो ठीक है, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, होमवर्क दे रखा है ना? होमवर्क में तो डाउट नहीं होगा तुम्हारे। हाँ बोल बोल। इसने चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना होमवर्क निकाल लें आप लोग। होमवर्क में सबसे पहले तो बिगिनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बताओ, कोई डाउट हो तो। बिगिनर बॉक्स 1 क्या? मेरे से नहीं होता। बिगनर बॉक्स, बिगनर बिगनर, अब चुप जाओ तुम लोग। अब अभी आएगी बोतल, आएगी, चिंता मत करो, अभी बोतल आएगी मेरी। तो लो, तुम होमवर्क निकालो पहले, होमवर्क निकालो पहले। तो बिगनर बॉक्स नंबर 4 में, बिगनर बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बताओ। डाउट है किसी को? एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर 27 तक। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब लिखा रखा है मैंने, रेजिस्टिविटी होता है, ये उसमें लिखा है मैंने इलेक्ट्रिसिटी में। और कोई डाउट 1 से 27 तक? जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, मैं, अच्छा रेड फ्लैग, चलो ठीक है ठीक है, तुम छोड़ो। हाँ, 11 में डाउट है, कौन सा है बता। ये मैंने नोट करके नहीं लिखा है क्या? लिखाया तो है मैंने, पेज पलटो, देख नोट करके लिखा है कि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को एन टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती है बट होल की कम होती है। मास सेक्शन लॉ में लिखाया था मैंने, तो फिर लिखाया था मास सेक्शन लॉ। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है, होल्स की कम होती है, और पी टाइप में होल्स की बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स की कम होती है। चलो, और कोई डाउट हो तो बोलो। 1 से 27 कौन सा है? 14 कौन सा है? हाँ, अगर कंडक्टिविटी सिर्फ बॉन्ड टूटने पर, बॉन्ड्स के ब्रेक होने पर डिपेंड करती है तो प्योर होगा ना वो तो, क्योंकि अगर डोप्ड सेमीकंडक्टर हुआ तो उसकी कंडक्टिविटी डोपिंग पर भी डिपेंड करती है, फिर तो डोपिंग कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, बट बॉन्ड टूटने पर डिपेंड कर रही है तो प्योर हुआ फिर तो। चलो, और कोई डाउट है किसी को? कौन सा, कौन सा है 23 बताओ। लिखा रखा है ना यार, है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कार्बन का है, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। ये सब नोट्स में लिखा रखा है मैंने। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए रहा, ये डायग्राम है, ये डायग्राम, ये रहा, ये वाला डायग्राम इसके नीचे है ना। और कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ बोल, कौन सा वाला? 18 कौन सा है? एक, हाँ अब बोलो। हाँ तो देख सुन, 0 केल्विन पर तो वैलेंस बैंड पूरा फुल और कंडक्शन बैंड पूरा खाली, और रूम टेम्परेचर पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन तो जा पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो पार्शियली एम्प्टी और वो पार्शियल फिल्ड। अरे पूरा ही थोड़ी खाली हो जाता है, थोड़े से तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ज्यादा थोड़ी बॉन्ड ब्रेक होता है। मोस्टली फील्ड थोड़ी होता है, मोस्टली फील्ड का मतलब तो ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गए, ये थोड़ी होता है उसमें। थोड़े से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कि बहुत सारे फ्री होते हैं? अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो मोस्टली फील्ड, और थोड़े से अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं तो पार्शियली फील्ड। ठीक है, चलो, और कोई डाउट है किसी को? चलो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब चुप हो जाएंगे सब लोग और पीएन जंक्शन पढ़ना शुरू।
पीएन जंक्शन। अब चुप हो जाओ तुम लोग। अब पीएन जंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब इधर ध्यान दें आप लोग। अब वापस है ना पढ़ाई के बोर्ड में आ जाए आप लोग, तो ध्यान से सुने आप लोग। तो पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको। पिछली क्लास में हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करी थी, और मैंने आपको बताया था कि देखो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, उसकी कंडक्टिविटी कम रहती है, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हम एक तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, बट वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं। और दो ऑप्शन होते हैं इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करने के, या तो आप उसमें 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करो या 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करो। अगर आप उसमें 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हो, 13 ग्रुप के एटम्स को ट्राइवेलेंट एटम बोलते हैं। अरे बोतल रखिए वहां काउंटर पे, बोतल है काउंटर। तो 13 ग्रुप की जो 13 ग्रुप की जब इम्प्योरिटी अबे क्या पढ़ना लिखने का मन नहीं रहता क्या तुम लोगों का? तो कोई बात नहीं। क्या हुआ? तो 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी को जब ऐड करते हैं, थर्टीन ग्रुप की इम्प्योरिटी को जब अपन ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अबे तुम पढ़ लो रे थोड़ा सा यार, पढ़ लो पहले थोड़ा सा तुम लोग। 13, अरे तुम सुन तो लो पहले, मैं कर लूंगा अभी मेरे हिसाब से ना, तुम लोग अपना ध्यान दो पहले, ठीक है। तो जब अपन 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो पी टाइप बनता है, और 15 ग्रुप की को ऐड करने से एन टाइप बनता है। अच्छा एक बात बताओ, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें जो एटम्स आपने ऐड करे थे, पेंटावैलेंट एटम्स जो आपने ऐड करे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम कर रहा था। जैसे फॉस्फोरस आपने ऐड किया तो वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा था, याद है? तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें आपको पॉजिटिव आयंस दिखाने पड़ेंगे। क्या दिखाने पड़ेंगे? क्योंकि उसमें जो एटम आपने ऐड किया है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और वैसे जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हो तो उसमें आपने ट्राइवेलेंट एटम को ऐड करा था, और ट्राइवेलेंट एटम क्या करता है, अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो आप जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है उसको आप नेगेटिव आयन से दिखाओगे। किससे दिखाओगे? तो ध्यान से सुनो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। तो देखो पीएन जंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो अगर पीएन जंक्शन के बारे में बात करें तो पीएन जंक्शन में एक पी और एन सेमीकंडक्टर को, ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए कि ये तो आपके पास पी सेमीकंडक्टर है, और ये मान लीजिए कि आपके पास एन सेमीकंडक्टर है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि पी और एन सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पर ज्वाइन किया जाता है। डायरेक्ट ऐसे नहीं ज्वाइन करते, जैसे एक पी का पीस लिया, एक एन का पीस लिया और जोड़ दिया, ऐसे नहीं जोड़ते। एटॉमिक लेवल पर पी और एन सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब वो जोड़ना कैसे, वो आपका कंसर्न नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये पी सेमीकंडक्टर है और ये मान लीजिए कि ये एन सेमीकंडक्टर है। तो अगर पी सेमीकंडक्टर को मुझे दिखाना है तो वो किस तरह से दिखाऊंगा? पी सेमीकंडक्टर आपने बनाया था ट्राइवेलेंट एटम्स को ऐड करके, और ट्राइवेलेंट एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो नेगेटिव आयन में बदल जाते हैं, याद है आपको? और उनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप जब इसमें ट्राइवेलेंट एटम को दिखाओगे तो इस तरह से नेगेटिव आयंस की फॉर्म में दिखाओगे। तो ये नेगेटिव आयंस की फॉर्म में आपने जो है वो ट्राइवेलेंट एटम्स को दिखा दिया, और उसके साथ ये जो होल का फॉर्मेशन हुआ है ये होल आपने इस तरह से दिखा दिया। क्लियर है मामला? तो ये पी सेमीकंडक्टर हो गया। अच्छा आयंस का मूवमेंट नहीं होता, आयंस इमोबाइल होता है। क्लियर है? आयन हैवी होने की वजह से मूवमेंट नहीं करते, सिर्फ होल और इलेक्ट्रॉन्स का इमोशन होता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जो होल्स आपने दिखा रखे हैं, ये होल्स क्यों दिखा रखे हैं आपने? क्योंकि आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है। इम्प्योरिटी मिलाने के पहले भी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन्स आपने वो दिखा दिए जो इम्प्योरिटी मिलाने के पहले ही प्रेजेंट थे इसमें। तो ब्लू कलर से जो होल इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं ये वो होल और इलेक्ट्रॉन जो इम्प्योरिटी मिलाने से पहले ही थे, और ये जो आयंस मैंने दिखा रखे इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से बने। क्लियर है? वैसे आप जो 15 ग्रुप को जब आप इसमें शो करोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आप इसमें शो करोगे तो आपको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपने 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई थी, और 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट होती है, पॉजिटिव आयन। तो आपने इसको पॉजिटिव आयन की फॉर्म में दिखा दिया, और इसके साथ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखा दिए, तो ये पॉजिटिव आयन और साथ में क्या दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। ये देखो आप, ठीक। अच्छा इसमें मेजॉरिटी चार्ज करने से इलेक्ट्रॉन्स होता है, आयंस का मूवमेंट नहीं होता, तो आयंस के कारण कोई करंट का फ्लो नहीं होता।
और कुछ होल और इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से प्रेजेंट है, तो जो होल और इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है वो आपने इसमें दिखा दिए। तो देखो आपने यहाँ पर क्या करा, ये पी सेमीकंडक्टर है, ये एन सेमीकंडक्टर है, और दोनों को आपने एटॉमिक लेवल पर जोड़ दिया। अच्छा, ये जहां पर पी और एन जंक्शन आपस, जहां पर पी और एन आपस में मिलते हैं ना, जहां से पी और एन आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको बोला जाता है पी एन जंक्शन। क्या बोला जाता है? तो ये लाइन आपका एक तरीके से पीएन जंक्शन हो गई। अब देखो जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो पीएन जंक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पी सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक एन सेमीकंडक्टर लेते हैं, और दोनों को एटॉमिक लेवल पर जोड़ा जाता है। और जब दोनों को आप एटॉमिक लेवल पर जोड़ेंगे तो इस पीएन जंक्शन में दो प्रोसेस चलता है। दो प्रोसेस चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं? पहला प्रोसेस चलता है इसमें डिफ्यूजन। क्या चलता है? और दूसरा प्रोसेस चलता है इसमें ड्रिफ्ट। अब डिफ्यूजन में क्या होता है और ड्रिफ्ट में क्या होता है, ये दोनों अपन डिटेल में समझने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझो। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से चार्ज का मूवमेंट होना। जब भी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है तो अपन उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो पी रीजन आपको दिख रहा है ना, इसमें होल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। होल मेजोरिटी में ना, होल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। वैसे अगर आप एन रीजन को देखेंगे, एन साइड को अगर आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और होल की कॉन्सेंट्रेशन कम। तो अगर आप दोनों साइड के होल कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखो दोनों साइड में होल कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। पी साइड में होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एन साइड में होल कॉन्सेंट्रेशन कम है। वैसे अगर आप दोनों साइड को कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से तो वो भी डिफरेंस नजर आएगा। एन साइड में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और पी साइड में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम। तो ये जो होल और इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पर डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। और डिफ्यूजन जब भी होता है तो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है। अच्छा बताइए, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किधर है? पी साइड में। तो बताइए होल्स का जो डिफ्यूजन होगा वो पी से एन की तरफ होगा। तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होल्स का मूवमेंट होने लग जाता है पी से एन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एन की तरफ और कम है पी की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्यूजन होता है वो होता है एन से पी की तरफ। तो जब होल और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूज होना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें एक करंट मिलती है और उस करंट को बोलते हैं अपन डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? आपने यहाँ पर क्या किया, पी और एन सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पर जोड़ा, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होना शुरू हो गया। होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है पी, इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी होल्स का डिफ्यूजन तो पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है एन से पी की तरफ। और इस डिफ्यूजन से जो करंट हमें मिलता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और जब भी करंट की डायरेक्शन देखनी है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन देख लो। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में करंट आपको मिलेगी। तो बताइए होल पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है? होल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। तो होल का डिफ्यूजन किधर है? पी से एन। तो होल का डिफ्यूजन अगर पी से एन है तो जो डिफ्यूजन की वजह से करंट आपको मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? पी टू एन। तो यहाँ पर हमें पी टू एन डायरेक्शन में जो है वो डिफ्यूजन करंट यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है। और दूसरी बात अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डिफ्यूजन में जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ना वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कर रहे हैं। देखो ना, पी के होल्स जा रहे हैं एन की तरफ, तो पी के अंदर जो होल्स है वो मेजोरिटी में, और एन के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पी की तरफ, तो एन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो मेजोरिटी में। तो बताइए डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या ये मामला क्लियर है? कितने बच्चों के बात समझ में आ गई? क्लियर। अच्छा अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा ना तो सबसे पहले डिफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होगा? डिफ्यूजन सबसे पहले कहाँ से होना शुरू होगा? जंक्शन के पास से तो होगा। जो जंक्शन के पास के होल्स और इलेक्ट्रॉन है उनका डिफ्यूजन सबसे पहले होगा। यस और नो? तो ये जो जंक्शन के पास वाले होल्स आपको दिख रहे हैं ये डिफ्यूज होकर कहाँ चले जाएंगे? एन की तरफ। तो ये जो होल्स है ये डिफ्यूज होकर एन की तरफ चले गए, तो यहाँ पर मैंने होल्स को एब्सेंट शो कर दिया। उसी तरह से जंक्शन के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज होकर एन से आ जाएंगे पी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हो रहा है एन से पी की ओर और होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है पी से एन की ओर। तो जंक्शन के पास वाले चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन सबसे पहले होगा। तो जंक्शन के पास वाले होल्स हैं वो डिफ्यूज होकर एन की तरफ चले गए, तो यहाँ पर मैंने होल्स को एब्सेंट दिखा दिया। वैसे ही ये जो जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफ्यूज होकर एन से पी की तरफ आ गए, तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन को एब्सेंट दिखा दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जंक्शन के पास में एक ऐसे रीजन का फॉर्मेशन होने लग गया जिस रीजन के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गए। और होल और इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होने का रीजन क्या है? वो डिफ्यूज होकर दूसरी तरफ चले गए। तो यहाँ पर कोई होल आपको दिखेगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा। इस रीजन के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, इस रीजन में केवल आयंस की प्रेजेंस है। आयन की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है और आयंस का मोशन होता ही नहीं, आयंस इमोबाइल होते हैं। तो ये जो रीजन यहाँ पर बनता है जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहते हैं, केवल आयंस की लेयर यहाँ पर रहती है, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं? ये डिप्लीशन रीजन है या डिप्लीशन लेयर भी आप इसको बोल सकते हैं। आयन की इस लेयर को डिप्लीशन लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो
डिफ्यूजन होने की वजह से जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन का फॉर्मेशन होने लग गया है जिस रीजन के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, केवल आयंस की जो यहाँ पर प्रेजेंस होती है। इस रीजन को अपन बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और जैसे जैसे डिफ्यूजन होता रहेगा ये रीजन ग्रो करता रहेगा। यस और नो? और अगर आप इस रीजन में ध्यान से देखोगे तो एक साइड तो नेगेटिव आयन है और एक साइड क्या है, पॉजिटिव आयन। तो एक साइड नेगेटिव आयन और एक साइड पॉजिटिव आयन होने की वजह से इस डिप्लीशन रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको जाननी है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो ये तो पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन, तो इन आयंस की लेयर की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, या अगर पी एन जंक्शन के सेंस में बोले तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एन से पी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। आपने जैसे पी और एन से कंडक्टर को जोड़ा तो चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन हुआ। चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन के कारण इस जंक्शन पर, इस बाउंड्री पर एक ऐसा रीजन का फॉर्मेशन होने लग गया जिस रीजन के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, केवल आयंस की प्रेजेंस है। और आयंस के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन बोलो क्या है, एन से पी। क्लियर है बात? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जो डिफ्यूजन चल रहा है ना यहाँ पर, इस डिफ्यूजन को अपोज करने का काम करता है। जो डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, इस डिफ्यूजन को अपोज करता है, डिफ्यूजन को रोकने का काम करता है। वो कैसे करता है, ध्यान से समझना। आपको पता है कि होल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। फोर्स होल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अच्छा बताइए, होल जा किधर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाने देगा, रोकेगा? और इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी रोकेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है डिप्लीशन रीजन के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या रोल प्ले करेगा, डिफ्यूजन को अपोज या सपोर्ट? डिफ्यूजन को अपोज करेगा। और डिफ्यूजन होता मेजॉरिटी के कारण है ना, तो अपने बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है डिप्लीशन रीजन के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को अपोज करने का काम करता है। किसको अपोज कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को अपोज करने का काम करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्यूजन अगर अपोज हो रहा है तो बताइए जो डिफ्यूजन की रेट इनिशियल थी उतनी रहेगी या कम होती जाएगी? इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो डिफ्यूजन को अपोज करने वाला कोई भी नहीं था। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रो करते जाने से क्या बोलो, यहाँ पर डिफ्यूजन अपोज हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज कर रहे हैं। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है तो डिफ्यूजन की रेट ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और डिफ्यूजन की रेट अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है तो जो डिफ्यूजन करंट इस जंक्शन के अंदर फ्लो कर रहा था पी टू एन डायरेक्शन में, वो डिफ्यूजन करंट भी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। क्या मामला क्लियर है? तो पहला प्रोसेस तो मैंने आपको समझा दिया डिफ्यूजन। अब दूसरा प्रोसेस होता है ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझो, ध्यान से सुनना। देखो एन रीजन के जो मेजॉरिटी थे उनका मोशन आपने समझ लिया और पी रीजन के मेजॉरिटी का मोशन भी आपने समझ लिया। अब दोनों रीजन के माइनॉरिटी के मोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा अगर एन रीजन को आप देखेंगे, अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर ही प्रोड्यूस होता है ना? इस डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, डिप्लीशन रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो बोलो कितना है, 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये जो सिर्फ जंक्शन बना है, ये जो सिर्फ डिप्लीशन रीजन बना है, इसी के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, जंक्शन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, क्लियर? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रहा है बोलो, अपोज किसको कर रहा है? अरे कौन से चार्ज कैरियर्स को, माइनॉरिटी को कि मेजॉरिटी को? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज कर रहा है, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्यूजन रेट पर असर आएगा, बढ़ेगी घटेगी? तो डिफ्यूजन रेट क्या ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, और डिफ्यूजन की रेट अगर ग्रेजुअली डिक्रीज होगी तो डिफ्यूजन करंट जो आपको मिल रहा था डिफ्यूजन होने से वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। क्लियर है बात? अच्छा अब उसके बाद देखो यहाँ पर अब माइनॉरिटी का मोशन अपन समझता है। अच्छा ये जो एन रीजन आपको दिख रहा है ना, इस एन रीजन में माइनॉरिटी कौन है? होल्स। और पी रीजन में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है होल और इलेक्ट्रॉन दोनों का मोशन होता है। जैसे जो एन रीजन में आपको होल्स दिख रहे हैं, क्या इनका भी मोशन होता है ना? तो ये एन रीजन के होल्स भी क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मोशन कर रहे हैं। और जैसे ही कोई होल मोशन करता हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाकर इसको पी की तरफ भेज देगा। और जैसे इस पी रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता हुआ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को पी से एन की तरफ भेज देगा। यस और नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में किसका मोशन हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। किसका हो रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम अगर आप ध्यान से समझें तो ये मेजॉरिटी के मोशन को तो अपोज कर रहा है और माइनॉरिटी के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। और माइनॉरिटी का जो मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है उस मोशन को बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं? और इस ड्रिफ्ट करने से जो करंट आपको मिलती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। अच्छा होल की ड्रिफ्टिंग किधर से किधर हो रही है? होल की ड्रिफ्टिंग सोच के बताओ जो मैंने बताया, होल किधर से किधर ड्रिफ्ट कर रहा है?
होल की ड्रिफ्टिंग एन से पी हो रही है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग, होल की ड्रिफ्टिंग हो रही है एन से पी और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग हो रही है पी टू एन। बोलो क्लियर है। और जो करंट आपको मिलेगा उसकी डायरेक्शन आपको जाननी है, तो सिंपल सी बात है, आप होल्स के मोशन को देख लो। पॉजिटिव चार्ज बोलो, होल्स का ड्रिफ्टिंग किधर हो रही है, होल की ड्रिफ्टिंग एन टू पी हो रही है, तो जो ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट आपको मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, एन टू पी, और इस करंट को अपन बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। और ये करंट मेजॉरिटी का कि माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी का। ध्यान, अच्छा ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं एक साथ, इस जंक्शन के अंदर डिफ्यूजन भी हो रहा है और ड्रिफ्ट भी हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफ्यूजन को तो अपोज कर रहा है, डिफ्यूजन के रेट को तो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, और जो ड्रिफ्ट है उसको सपोर्ट कर रहा है। बोलो क्लियर है। अब पूरी बात एक बार वापस रिकॉल करता हूँ। देखो आपने क्या करा था, एक पी और एन से कंडक्टर को एटॉमिक लेवल पर जोड़ा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है चार्ज की रेट्स की, उसकी वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया। होल का डिफ्यूजन हो रहा है पी से एन, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है एन से पी, और इस डिफ्यूजन से जो करंट आपको मिला वो करंट आपको पी से एन डायरेक्शन में मिला। और डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, इस जंक्शन पर एक आयंस की लेयर बनने लगी, एक ऐसा रीजन बनने लगा जहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स की एब्सेंस होगी, केवल आयंस की प्रेजेंस है। तो ये जो रीजन बना है यहाँ पर, इस रीजन को आपने बोल दिया डिप्लीशन रीजन, और इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एन टू पी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, डिफ्यूजन को अपोज करने का काम कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज करने के कारण जो डिफ्यूजन की रेट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एक और काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एन और पी रीजन के माइनॉरिटी का मोशन कर रहा है, और उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी के मोशन को तो अपोज कर रहा है और माइनॉरिटी के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। और जो डिफ्यूजन की रेट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। एक समय ऐसा आता है जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की रेट बराबर हो जाती है, और जिस समय पर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की रेट बराबर हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं। तो जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम होता है तब अपन बोलते हैं कि डिफ्यूजन की रेट और ड्रिफ्ट की रेट बराबर है, मतलब जितनी करंट इसमें पी टू एन फ्लो कर रही है उतनी करंट इसमें एन टू पी फ्लो कर रही है, जितना करंट इसमें डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा है उतना इसमें ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है। और अगर दो करंट और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो बताइए नेट करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो पीएन जंक्शन रहता है इसमें नेट करंट हो जाती है जीरो। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में है तब इसमें ड्रिफ्ट करंट जीरो हो गई क्या, ड्रिफ्ट करंट जीरो है क्या। इक्विलिब्रियम में क्या इसमें चार्ज कैरियर्स का ड्रिफ्ट होना बंद हो गया, क्या डिफ्यूजन बंद हो गया। फिर इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की रेट बराबर हो गई। इक्विलिब्रियम में जिस रेट से डिफ्यूजन हो रहा था उसी रेट से क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट। मतलब जितना करंट इसमें पी टू एन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उतना ही करंट इसमें एन टू पी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो बोलो नेट करंट जंक्शन में कितनी, जीरो। क्या मामला क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम में पीएन जंक्शन की नेट करंट कितनी हो जाती है, जीरो। क्या ये बात क्लियर, इसमें कोई डाउट, कंफर्म। अच्छा अब एक और बात आप देखोगे आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोस्टेट में सा पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोस्टेट में मैंने, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर, ऐसा फॉर्मूला दिया था। और आपको पता है कि अगर किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता है तो उस रीजन में पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एन टू पी। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो आप ये बताइए एन और पी दोनों रीजन का पोटेंशियल इक्वल है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। कौन से रीजन का पोटेंशियल हायर है, एन रीजन का पोटेंशियल का पी से हायर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है कि इस एन और पी रीजन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जा रहा है। तो एन और पी रीजन के बीच ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं। तो बैरियर पोटेंशियल का मतलब वो पोटेंशियल है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ है एन और पी रीजन के बीच में। और एन रीजन का पोटेंशियल जो है पी रीजन से हायर होता है। तो एन और पी रीजन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। क्लियर है। अच्छा देखो अगर अपन इसको डायग्राम में ड्रॉ करना चाहें तो देखो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक बार बोर्ड पे देखना सब लोग, इधर देखो आप अच्छा देखें आप लोग। अच्छा बताइए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस रीजन का पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल। तो इस रीजन का और इस रीजन में, दोनों रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस रीजन का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा और इस रीजन का कम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन का पोटेंशियल हायर है और पी का लोअर है। तो इस रीजन का पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिखा दिया। इस रीजन का पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसको भी कांस्टेंट दिखा दिया। लेकिन आपने यहाँ पर क्या करा, देखो पी रीजन का पोटेंशियल एन रीजन से आपने कम दिखा दिया, या उल्टा बोल लो एन का पोटेंशियल पी से आपने ज्यादा दिखा दिया। बोलो क्लियर है।
अच्छा बोलो, एन से पी आने पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहे हो ना, तो पोटेंशियल सेम रहेगा कि डिक्रीज होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो देखो पोटेंशियल इस तरह से डिक्रीज होता है। तो आपने ये एन और पी रीजन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसका इस तरह से ग्राफ बना दिया। तो ध्यान से सुनो, ये एन रीजन का पोटेंशियल, ये पी रीजन का पोटेंशियल, और एन और पी रीजन के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको अपन वी नोट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? और वी नोट का नाम होता है बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, इसको अपन बैरियर हाइट भी बोलते हैं, या हाइट ऑफ बैरियर भी बोलते हैं इसको। ये टेक्निकल टर्म है, क्या बोलते हैं इसको? हाइट ऑफ बैरियर भी इसको बोला जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है कॉन्टेक्ट पोटेंशियल। कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, ये सब इसके नाम है। क्लियर है? यस, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। तो बताइए, एक बार इसको रिकॉल कर लो फटाफट से। बताइए क्या हुआ? आपने पीएन जंक्शन बनाने के लिए बोलो क्या करा? आपने पी और एन सेमी कंडक्टर को आपस में जोड़ा, और जैसे आपने पी और एन को आपस में जोड़ा तो क्या हुआ? चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन डिफरेंस होने से डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ। डिफ्यूजन में होल्स का मोशन होता है पी से एन, इलेक्ट्रॉन का मोशन एन टू पी, और इसमें पार्ट मेजोरिटी कर रहे हैं, और डिफ्यूजन की वजह से जो करंट आपको मिलता है उस करंट की डायरेक्शन पी टू एन। क्लियर है? डिफ्यूजन होने से क्या हो रहा है? जंक्शन के पास एक ऐसे रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन होल की एब्सेंस हो गई, केवल आयंस की लेयर बच गई। उस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगेगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को अपोज करेगा, और डिफ्यूजन को अगर अपोज कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्यूजन की रेट ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, और डिफ्यूजन की रेट अगर ग्रेजुअली डिक्रीज होगी तो डिफ्यूजन करंट भी तो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। अच्छा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एक और रोल प्ले कर रहा है, जो पी और एन रीजन के माइनॉरिटी है उनको मोशन करवा रहा है। तो पी और एन रीजन के माइनॉरिटीज का जो मोशन है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट हमेशा माइनॉरिटी का हो रहा है। दूसरी बात, ड्रिफ्ट करंट जो मिल रही है आपको उसकी डायरेक्शन क्या है? एन टू पी। तो डिफ्यूजन करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जंक्शन का नेट करंट कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ एक और टर्म अपन ने यहाँ पर समझी, बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पीएन जंक्शन में डेवलप हुआ है, इस डिप्लेशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन और पी रीजन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। एन रीजन का पोटेंशियल पी रीजन से हायर हो गया, तो एन और पी रीजन के बीच ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्लियर है बात? सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट, ये लिखाऊंगा मैं आपको, ये याद रखना भी है। सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के क्रिस्टल में बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। क्लियर है? पहले जो मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वैल्यूज आपको दी थी ना, वो एनर्जी गैप की वैल्यू दी थी। सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.7। अभी जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ बैरियर पोटेंशियल की। सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। क्लियर है? लिखें इसको। पहले आप डायग्राम बनाओ, और ये डायग्राम एक ही साथ पूरा बनना चाहिए ना, पार्ट्स में मत बनाना इसको। डायग्राम बनाने में स्पीड दिखाना थोड़ी सी फटाफट से, है ना, जल्दी से डायग्राम बन जाना चाहिए आपका। ये लो। अब आपके पेट में दर्द बंद हो गया? अब डायग्राम बनाओ फटाफट से तुम लोग। क्या अभी कौन चांद आ गया भाई? मेरे हिसाब से डायग्राम बन गया आप लोगों का।
जिस तरह से आप लोग फ्री होके बातें कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से डायग्राम बन गया आप लोगों का। तो मैं लिखना शुरू कर दूं? ग्रेजुअली एकदम स्ट्रेट भी नहीं है और एकदम एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, मतलब कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ है ना। लिख दो फटाफट से। इसमें लिखना शुरू करो। ये डायग्राम बन गया, इसके नीचे लिखना शुरू करो। लिखें, फटाफट लिखो अब इसमें। व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर एटॉमिक टुगेदर, आर मुर्गी बन जाता है। ये कौन बोला? कहाँ लिखा हुआ था? एक नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कहाँ लिखा हुआ था? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे आया था क्या? अरे कहाँ आई थी ये कथा? करवा चौथ, करवा चौथ वाली में पढ़ती है तो उसको। चलो ठीक है। when p type and n type semiconductor, when p type and n type semiconductor are atomically joined together, then pn junction is formed. Then pn junction is formed. Then pn junction is formed. During the formation of pn junction, during the formation of pn junction, two process occurs. During the formation of pn junction, two process occurs. First लिखें diffusion. During the formation of pn junction, two process occurs. First आप लिखेंगे diffusion, और diffusion में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना शुरू करो। डिफ्यूजन में पॉइंट की फॉर्म में लिखना शुरू करो। लिखो फटाफट से। P region has holes in majority. P region has holes in majority.
and n region has holes. अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? And n region has electrons in majority. and and n region and n region and n region has electrons in majority. N region has electrons in majority. Next point. Next point. Due to concentration difference. Due to concentration difference, diffusion of holes. Due to concentration difference, diffusion of holes start from P to N side. Due to diffusion of holes. अरे तुम लोग यार, तुम लोग ना डाइवर्ट करते हो यार. ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रही मेरे को. ड्यू टू कुछ लाए हो खिलाने का मेरे को, खिला दो चलो. ड्यू टू concentration difference, due to concentration difference, diffusion of holes start from P to N side. Diffusion of holes start from P to N side. And diffusion of electrons from N to P side. Diffusion of electron from N to P side. नहीं है मन तुम लोगों का पढ़ने का. लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ड्यू टू diffusion of majority charge carriers, diffusion current is obtained from due to diffusion of charge carriers. due to मैं भी तुम लोगों के साथ मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया हूँ. ड्यू टू हाँ बोल. Due to diffusion of majority charge carriers, diffusion current is obtained from P to N direction. Diffusion current is obtained from P to N direction. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट डिफ्यूजन में चल रहा है अभी ये. ड्यू टू डिफ्यूजन हो गया वो. अगला पॉइंट है फ्रॉम P to N डायरेक्शन. अगला पॉइंट है ड्यू टू डिफ्यूजन a layer of positive and negative ion. Due to diffusion, a layer of positive and negative ion start to form. Layer of positive and negative ion start to form near the junction. In which an electric field is produced. From N to P direction. ठीक है. This electric field oppose diffusion process. And this electric field oppose diffusion process and diffusion current is gradually decreases.
this electric field oppose diffusion process and diffusion current gradually decreases. diffusion current gradually decreases. हो गया? चलो उसके बाद सेकंड प्रोसेस है ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट के बारे में लिखें आप लोग. ड्रिफ्ट के बारे में लिखें. ड्यू टू internal electric field, due to internal electric field inside depletion region, due to internal electric field inside depletion region, due to internal electric field inside depletion region, electrons of p side move to n side. Electrons of p side move to n side, and holes of n side move to p side. Holes of n side move to p side. दिमाग लगाओ क्या लिखवा रहा हूं मैं, है ना. and holes of n side move to p side. ठीक है. this motion of minority charge carriers, this motion of minority charge carriers is called drift. This motion of minority charge carriers is called drift. This motion of minority charge carriers is called drift. हो गया? अगला पॉइंट. drift current obtained from n to p direction. Drift current obtained from n to p direction. Drift current is obtained from n to p direction. अगला पॉइंट लिखो तुम लोग. अगला पॉइंट लिखो. लिखे हो? Initially diffusion current is large n to p direction. Drift current is obtained from n to p direction, है ना. अब अगला लिखो इसमें. Initially diffusion current is large and drift current is small. Initially diffusion current is large and drift current is small. As the diffusion process continue, initially diffusion current is large and drift current is small. As the diffusion process continue, strength of electric field, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा ना. Strength of electric field inside depletion region increases. Strength of electric field inside depletion region increases, and diffusion current gradually decreases. Diffusion current gradually decreases. हो गया? अब इसमें ऐसे लिखो. एट इक्विलिब्रियम. अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है? डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाती है. डायरेक्शन तो अपोजिट है ही. इक्विलिब्रियम पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है? बराबर. और जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी ना, तो बताओ नेट करंट जंक्शन के थ्रू कितना हो जाता है? जीरो. तो याद रखना इक्विलिब्रियम कंडीशन में पीएन जंक्शन में नेट करंट जीरो रहता है. ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पहले बोल रहा हूं मैं. थ्योरेटिकल है ना ये चैप्टर, तो इसके क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल मिलेंगे. और ये जो बातें मैं लिखा रहा हूं सब क्वेश्चन के फॉर्म में मिलने वाले हैं आपको. फिर मत पूछना मेरे से. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलो जंक्शन में नेट करंट कितना रहता है? जीरो. ये भी सवाल बनता है क्या इक्विलिब्रियम में क्या ड्रिफ्ट करंट जीरो बन जाता है क्या? डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है क्या? इक्विलिब्रियम में क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक गया क्या? न तो डिफ्यूजन रुका है न ड्रिफ्ट रुका है. दोनों के रेट बराबर होने से नेट करंट जीरो हो गया.
डिफ्यूजन भी कंटिन्यू है और ड्रिफ्ट भी कंटिन्यू है, दोनों के रेट बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है दोनों करंट, और दोनों के रेट बराबर है, तो नेट करंट जंक्शन में कितना रहता है? जीरो। न डिफ्यूजन रुका है न ड्रिफ्ट रुका है, दोनों प्रोसेस चल रहा है उसमें जंक्शन में। क्लियर है बात? चलो अब उसके बाद में लिखे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल के बारे में लिखें, बैरियर पोटेंशियल के बारे में लिखें। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड inside depletion region, due to electric field inside depletion region, a potential difference is developed, a potential difference is developed across the PN junction, a potential difference is developed across the PN junction, a potential difference is developed across the PN junction. N side become at higher potential, N side become at higher potential and P side become at lower potential. N side become at higher potential and P side become at lower potential. Potential difference between N side and P side, potential difference between N side and P side is called barrier potential. Potential difference between N side and P side is called barrier potential. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख लो आप बैरियर पोटेंशियल में, barrier potential oppose diffusion of majority charge carriers. Barrier potential oppose diffusion of majority charge carriers. Barrier potential oppose diffusion of majority charge carriers. हो गया? कोई दिक्कत इसमें? श्योर आप लोग? अच्छा, इसके अंदर ये लिखना है आपको फॉर सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन के लिए अगर अपन बात करें तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है ना वो होता है 0.7 वोल्ट, ये याद रखने वाला डेटा है। और जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। स्टार करके लिख लेना, इसको याद रखने वाला पॉइंट है, ये काम आएगा अपने चैप्टर में। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना रहता है बेटा? 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का कितना रहता है? 0.3 वोल्ट। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा देखो, जो बैरियर पोटेंशियल है ना वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट याद रखना है। एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज करने से बैरियर पोटेंशियल चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो अपने सिलेबस में नहीं है, डिटेल सिलेबस में नहीं कि क्यों चेंज होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है कुछ, उससे ये कंक्लूजन निकाला जाता है। खैर वो है नहीं तो अपन बात भी नहीं करेंगे डिटेल में, जितना है अपन उसी पर बात करेंगे। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है मटेरियल पर, जैसे सिलिकॉन का अलग है, जर्मेनियम का अलग है। अलग अलग मटेरियल का बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर को चेंज करने से बैरियर पोटेंशियल चेंज होता है। और भी प्रिसाइजली बताऊं, खैर हालांकि समझाने की कोई बात नहीं है इसमें कि टेम्परेचर बढ़ने से बैरियर पोटेंशियल कम होता है, हालांकि इतनी कोई बात नहीं पूछने वाला, बस डिपेंड किस पर करता है ये याद रखना है। और दूसरा और एक और फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है बैरियर पोटेंशियल, वो है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पर। किस पर? मतलब जो पी और एन बनाने के लिए जो आपने डोपिंग करी थी ना, उस डोपिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन आपने रखा था, जैसे आपने 10⁻6 में डोपिंग करी ना, अगर आप वही डोपिंग 10⁵ में करते हैं या 10⁴ में करते हैं तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से भी बैरियर पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी में अगला पॉइंट बैरियर पोटेंशियल में लिख दो आप, बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी आपका है जो लिखा रहा हूं मैं, बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, ये पूछ लिया गया था एक बार नीट में डायरेक्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट आता है एग्जाम के अंदर। बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, बोलो पहला तो क्या लिखोगे? मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लिख दो आप इसको, इस तरह से बोर्ड पे लिखे ना वैसे लिख दो आप, बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मटेरियल और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, और किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर।
ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है किसी को? श्योर? अच्छा, एक और पॉइंट इसके अंदर है, ठीक है? अच्छा, ये जो डिप्लेशन रीजन बनता है ना, ये जो डिप्लेशन रीजन होता है, इस डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है ना, वो पॉइंट्स के अंदर होती है माइक्रोमीटर में, कुछ पॉइंट माइक्रोमीटर की होती है। तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ का ऑर्डर होता है 1/10 माइक्रोमीटर। इस ऑर्डर की जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ रहती है, डिप्लेशन रीजन जो है किस ऑर्डर में रहती है? 1/10 माइक्रोमीटर विड्थ ऑर्डर में जो है वो डिप्लेशन रीजन की विड्थ होती है। क्लियर है? तो इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिखा देता हूँ कुछ बातें मैं आपको। इंपोर्टेंट पॉइंट में वो बातें लिख रहा हूँ जो डायरेक्ट याद रखनी है, इफ एंड बट वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। जो समझने का था वो समझा दिया मैंने। अब जिनको याद रखना है डायरेक्ट, उनको इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिखा रहा हूँ मैं आपको। ये बातें याद रखनी है आपको, है ना? इंपोर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, ऑर्डर ऑफ width of depletion layer, order of width of depletion layer, order of width of depletion layer is 1/10 माइक्रोमीटर। 1/10 माइक्रोमीटर या 0.1 माइक्रोमीटर, ये इसका ऑर्डर रहता है ना? ऑर्डर ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 1/10 माइक्रोमीटर। ठीक है? अच्छा देखो, एक और बात है यहाँ पर, जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ होता है ना, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, वो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पर इस तरह से डिपेंड करता है। और ये जो रिलेशन है ना, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आता है, वो अपने है नहीं, तो अपन करेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, बस ये रिलेशन याद रखना है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो ये रिलेशन आपको बता रहा है कि अगर आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करते हो ना, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो, तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो कम हो जाती है। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ गया ना? इम्प्योरिटी को मिलाना। जैसे आपने 10⁶ में मिलाई, अगर आप 10�7 में मिलाते ना, तो ये जो डिप्लेशन रीजन का विड्थ है ना, ये डिक्रीज होता था। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है। सॉरी, उल्टा बोल गया शायद मैं। 10⁻⁻1 तो डोपिंग कम करना हुआ ना, ज्यादा डोपिंग का मतलब तो 10⁴ हुआ। अच्छा, 10⁶ का तो एग्जाम्पल लिया था मैंने। 10⁵ का मतलब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई की घटाई? बढ़ाई। पहले आप 10 लाख में एक इम्प्योरिटी मिला रहे थे, अब 10⁵ का मतलब 1 लाख में एक मिला रहे हो। 10⁴ का मतलब 10,000 में एक मिला रहे हो। समझ गए बात को? तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कम होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है बात? चलो, एक और पॉइंट स्पेशल पॉइंट में लिख लो आप, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लेशन रीजन। देखो, डिप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो जरा आप, स्पेशल पॉइंट में अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लेशन रीजन। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लेशन रीजन, इधर देखो आप। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में दिया था मैंने, E = V/D, ये दिया था ना? अच्छा देखो, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और D का मतलब होता है डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिलिकॉन में N और P में कितना रहता है? 0.7। अभी तो लिखा है ना, ये रहा ना, सिलिकॉन के केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है? 0.7। और जर्मेनियम के क्रिस्टल में 0.3, ये है। तो देखो, सिलिकॉन के केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, तो सिलिकॉन के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, सिलिकॉन के केस में देखो, V को तो लोगे आप 0.7 वोल्ट और D हो जाएगा आपका 0.1 माइक्रोमीटर। आप इसको सोल्व करोगे तो सिलिकॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है 10⁶ वोल्ट पर मीटर, सिलिकॉन के केस में। और जर्मेनियम के केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर निकालनी है, इधर देख लो बेटा आप एक बार, जर्मेनियम के केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो जर्मेनियम के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 0.3। तो 0.3 वोल्ट और विड्थ वही 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये होता है आपके पास 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। हाँ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक कोई डाउट है या कोई सवाल है आपके मन में तो पूछ लो फटाफट से। नहीं है?
लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो आप लोग को एक बार बोर्ड पे देखें आप सब लोग, है ना, इधर देखिएगा सब लोग। अच्छा देखो, जो पीएन जंक्शन में आपने बनाया ना, ये तो ठीक है, पूरा डिटेल में आपने इसका डायग्राम बना के दिखा दिया, लेकिन उन्होंने बार बार इतना डिटेल में डायग्राम नहीं बनाएंगे। जब भी अपन पीएन जंक्शन को दिखाना होगा इस तरह से दिखा दिया करेंगे। इधर देखो आप लोग, पीएन जंक्शन को आप इस तरह से दिखा दिया करेंगे। आपको पता है पीएन जंक्शन बनाने के लिए आपने पी साइड और एन साइड को एटोमिकली ज्वाइन किया था, और जैसे पी और एन को एटोमिकली ज्वाइन किया था तो यहाँ पर एक डिप्रेशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया था, तो ये डिप्रेशन लेयर हो गई। अच्छा, डिप्रेशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्या डायरेक्शन थी उसकी? एन टू पी, याद है आपको? तो ये डिप्रेशन लेयर और डिप्रेशन रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी एन टू पी। तो इस तरह से आप पीएन जंक्शन को दिखा देंगे, एन टू पी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा देंगे। अच्छा, पी रीजन में बोलो क्या होंगे? होल्स। तो ये पी रीजन के अंदर होल्स दिखा दिए, एन रीजन में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखा दिए। बोलो क्लियर है? तो ये पी रीजन हो गया, ये एन रीजन हो गया, और ये डिप्रेशन रीजन हो गया। डिप्रेशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसकी डायरेक्शन बोलो क्या हो गई? एन टू पी। अब एक बात बताओ, ये पीएन जंक्शन क्यों बनाया हमने? टाइम पास करने के लिए? कोई यूज तो करेंगे इसका, तभी तो बनाया होगा। तो फिर इसको यूज कहाँ करते हैं? सर्किट्स में यूज करते हैं इसको। कहाँ यूज करते हैं? जो पीएन जंक्शन आपने बनाया है इसको अपन सर्किट के अंदर यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगा देते हैं इस तरह से। एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट यहाँ लगा दिया, और एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट यहाँ लगा दिया, और इन मेटेलिक कॉन्टेक्ट के साथ वायर का कनेक्शन कर देते हैं। तो ये जो पीएन जंक्शन बना ना, इसके साथ मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगाकर इन मेटेलिक कॉन्टेक्ट के साथ किसका कनेक्शन कर देंगे? वायर्स का। तो ये जो दो वायर आपने निकाले हैं, इस वाले को तो बोलते हैं पी टर्मिनल, और इस वाले को बोलते हैं एन टर्मिनल। और इस डिवाइस को अपन नाम दे देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या नाम दे देते हैं? अब पीएन जंक्शन डायोड को दिखाने का ये सिंबल होता है अपना। जब भी अपन किसी सर्किट में पीएन जंक्शन डायोड को दिखाएंगे ना, तो ये पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। पीएन जंक्शन डायोड को दिखाने के लिए ये सिंबल अपन काम में लेते हैं। ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का। जैसे ये रेजिस्टेंस को दिखाने का सिंबल है, ये कैपेसिटर को दिखाने का सिंबल है, ये इंडक्टर को दिखाने का सिंबल है, ये बैटरी को दिखाने का सिंबल है। वैसे जब भी कोई पीएन जंक्शन अपन किसी सर्किट में जोड़ देंगे, किसी पीएन जंक्शन को अपन सर्किट में जोड़ देंगे, तो पीएन जंक्शन को दिखाने का ये सिंबल होगा। और इसमें ये वाला साइड इसके पी टर्मिनल को बताता है, और ये वाला साइड इसके एन टर्मिनल को बताता है। तो याद रखना, जब भी किसी सर्किट में पीएन जंक्शन अपने को दिखाना होगा ना, तो पीएन जंक्शन को अपन इस डायग्राम से दिखाएंगे। तो ये पीएन जंक्शन को दिखाने का सिंबल होता है। ये इसकी कौन सी साइड है? पी, और ये एन साइड है। क्या कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हेडिंग लिखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड में सिर्फ ये लिखना है आपको, पीएन जंक्शन डायोड आप लिखें, और इसके अंदर ये डायग्राम बना दे जो बोर्ड पे लिख रहा है। वही तो समझेंगे अब आपको। पहले पीएन जंक्शन, धीरे धीरे सब चीजें आएंगी, वेट करो थोड़ा सा। पहले तो एन टाइप पढ़ाया, फिर पी टाइप पढ़ाया, आप दोनों को जोड़कर आपने पीएन जंक्शन बनाया। इसके तो बहुत ज्यादा यूज है। अपने मोबाइल में चार्ज होता है ना, वो भी पीएन डायोड से होता है। मोबाइल इसके बिना तो चार्ज हो ही नहीं सकता। देखो, ये तो आप जानते ही हो कि अपने मोबाइल में डीसी बैटरी लगी रहती है। तो डीसी बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए, और अपने जो सप्लाई आ रही है वो एसी वोल्टेज की आ रही है। तो जो अपना चार्जर होता है ना, वो चार्जर होता है, जब अपन चार्जर इसमें लगाते हैं तो चार्जर के अंदर पीएन डायोड लगे होता है। क्या लगे होते हैं? तो वो इसमें आने वाली जो एसी है पहले उसको डीसी में बदलता है, और वो डीसी वोल्टेज अपनी बैटरी को चार्ज करता है। फिर समझ गए? अब वो कैसे करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट, ये सब अपना सिलेबस में तो आएगा, तो मैं आपको सब आगे आगे समझाता जाऊंगा ना। अभी तो बस पीएन डायोड क्या है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, बस वो दिखा दिया मैंने आपको। क्लियर है? लिख दो आप जो बोर्ड पे हेडिंग लिख रहे हैं। लिखो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, हेडिंग लिख देंगे आप, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अच्छा, बायसिंग का मतलब क्या होता है पहले वो लिखा देता हूँ, फिर समझाऊंगा। बोलो इसमें।
वेरी गुड, लिखे आप। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में लिखे आप। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मीन्स, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मीन्स, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मीन्स, ये पीछे कौन सो रहा है, कौन सो गया, चक्कर आ रहे हैं? नहीं, अगर आ रहे हैं तो आराम से सो सकते कोई, और नहीं आ रहे ठीक है तबीयत, तो फिर इसको लिख जो मैं बोल रहा हूँ। आ रहे हैं ना, ठीक है फिर सो जाओ। नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मीन्स, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मीन्स applying an external voltage, applying an external voltage source, applying an external voltage source across the PN junction diode, applying an external voltage source across the PN junction diode, applying an external voltage source across the PN junction diode. क्लियर है? अब इधर देखो, ध्यान तो सुनना। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी चैप्टर के अंदर आगे की, क्योंकि पूरा चैप्टर ये जो हेडिंग लिखा है ना मैंने, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, उसी पर बेस्ड है। पीएन जंक्शन बन गया ना, अब कैसे कैसे यूज करेंगे पीएन जंक्शन को, तो वो सारे यूजेस को समझने के लिए इसके बाइसिंग को समझना बहुत जरूरी है। अब इधर देखो, ये ऐसे समझ लो, आगे का पूरा चैप्टर इस बाइसिंग पर बेस्ड है। आगे का पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? बाइसिंग पर बेस्ड। जिसने बाइसिंग को ढंग से समझ लिया, पूरे चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा आगे। ठीक है ना? इधर देखें आप लोग। अच्छा देखो, ये जो पीएन जंक्शन आपको भी दिख रहा है ना, इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड दिख रही है आपको? बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो उसको बोल, अब ये टर्म्स भी ध्यान से समझ लेना, बाद में डाउट आएगा फिर आपके मन में। ये जो पीएन जंक्शन है, इसके साथ बैटरी, कोई बैटरी कनेक्टेड दिख रही है? तो पीएन जंक्शन से अगर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? अनबायस्ड पीएन जंक्शन का मतलब होता है कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं पीएन जंक्शन के साथ अगर कोई बैटरी लाके जोड़ देता हूँ, इधर देखो आप लोग, जैसे ये पीएन जंक्शन हो गया मेरे पास, ये पीएन जंक्शन मान लीजिए मेरे पास हो गया। अब इस पीएन जंक्शन के साथ मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी ली मैंने, जैसे ये बैटरी हो गई अपने पास, और जैसा आप लोग जानते हैं कि बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और मैं बैटरी के टर्मिनल्स को पीएन जंक्शन से जोड़ देता हूँ। ये पी साइड होती है और ये एन साइड होती है। तो देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी साइड में जोड़ दिया, और नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर जो पी के साथ मैंने कौन सा टर्मिनल जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा। तो पी साइड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा, और एन साइड जो है उसके साथ मैंने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा। तो मैंने इस पीएन जंक्शन के पी साइड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा, और एन साइड के साथ मैंने नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा। तो इस तरह से जब अपन पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ते हैं ना, तो उस बाइसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं उसको? फॉरवर्ड बाइसिंग। ये सब नाम याद होना चाहिए आपको। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब याद रखना, पी टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ना है, अपने आप ही एन को नेगेटिव से जोड़ देंगे। फिर पी टर्मिनल को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव से। तो अगर पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ रहे हो तो वो तो बाइसिंग हो गया, और अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हो तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। कौन सी बाइसिंग? अच्छा देखो, अब ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पीएन जंक्शन है, सपोज ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन है, ये पी साइड और ये एन साइड, ये बैटरी मान लीजिए मेरे पास, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब की बार मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी से जोड़ दिया, पहले पॉजिटिव टर्मिनल पी से जोड़ा, अब की बार नेगेटिव टर्मिनल पी से जोड़ा। तो जब नेगेटिव टर्मिनल को पी से जोड़ेंगे ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। तो देखो, रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग, बताओ? पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, बस इतना याद रख लो, बाकी तो उल्टा कर ही देना, कॉमन सेंस है। पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना, रिवर्स बाइसिंग, और पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है ना? तो पी का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना, ये क्या कहलाता है बोलो? रिवर्स बाइसिंग। ये डायग्राम बना दो। फटाफट बनाओ इसको, है ना?
अब इधर देखना है बस आपको थोड़ी देर। अच्छा हो गया ये, ठीक है। अब इधर देखो आप लोग, एक बार आप बोर्ड पे देखो। तैयार है सब लोग? चलो अब देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब, रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है मैंने समझा दिया। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं, पेन नीचे रख दो थोड़ी देर, पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और रिवर्स बाइसिंग में पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग होगी। अब फॉरवर्ड बाइस करने में क्या होता है और रिवर्स बाइस करने से क्या होता है, ये दोनों बाइसिंग को अपन डिटेल में समझने जा रहा है। एक बार फॉरवर्ड बाइसिंग को समझेंगे, एक बार रिवर्स बाइसिंग को समझेंगे। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पी की साइड जोड़ा है, तो ये वाला तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, और यहाँ पर मैंने नेगेटिव को पी से जोड़ा है, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गया। अब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बाइसिंग को अपन डिटेल में समझ रहे हैं, पक्का? अब ध्यान से समझना आप लोग, एक बार देखना। अच्छा, जैसे आप इस जंक्शन को, पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ दोगे, तो जब बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। बैटरी का पॉजिटिव किधर है, पी की तरफ, और नेगेटिव किधर है, तो बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, पी से एन डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसका, बैटरी का। बोलो क्लियर है? तो ये बैटरी भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, यस और नो? तो बताइए, अब जैसे बैटरी जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है फॉरवर्ड बायस में, वो इस डिप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया है। तो आप ही बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लेशन रीजन विल इंक्रीज और डिक्रीज? कॉमन सेंस से बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह बहुत पढ़ा रखा है आपको, अब तो बताओ मेरे को। तो ये जो डिप्लेशन रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था एन टू पी डायरेक्शन में, आपने जैसे फॉरवर्ड बायस में जंक्शन को जोड़ा तो बैटरी ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया किस डायरेक्शन में, पी टू एन डायरेक्शन में। तो बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बैटरी का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लेशन रीजन विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लेशन रीजन विल डिक्रीज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज होगा तो एक बात बताओ, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ था ना, जिसको आप बैरियर पोटेंशियल बोल रहे थे, क्या वो भी डिक्रीज होगा? तो फॉरवर्ड बायस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो इंक्रीज और डिक्रीज। तो फॉरवर्ड बायस करने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लेशन रीजन विल डिक्रीज, और बैरियर पोटेंशियल इज आल्सो डिक्रीज। क्या मामला क्लियर? अच्छा इधर देखें आप लोग, इधर देखें। अच्छा एक और बात इधर देखें, ये वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन होल्स की एब्सेंस है। आप जैसे इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये होल्स को फोर्स लगाकर इधर मूव कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा? होल्स पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, तो होल्स पर इधर फोर्स लगेगा। वैसे ही जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन और होल पास पास आ जाएंगे, तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी, यस और नो? तो आप ही बताइए, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है। क्या मामला क्लियर है? इधर देखें आप लोग। सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपने पी को जोड़ा है बैटरी के नेगेटिव से और एन को जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से, तो बैटरी फिर से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो बताओ ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑलरेडी जो फील्ड है उसके डायरेक्शन में आया ना, तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लेशन रीजन इंक्रीज और डिक्रीज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर डिप्लेशन रीजन में अगर इंक्रीज हो गई, तो एन और पी के बीच का जो बैरियर पोटेंशियल था वो इंक्रीज या डिक्रीज? तो रिवर्स बायस के अंदर बताइए, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होगा, यस और नो? अब एक बात बताना, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से होल इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे। तो बोलो, इलेक्ट्रॉन होल्स के दूर दूर हो जाने से डिप्लेशन रीजन का विड्थ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज और डिक्रीज? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज। अब ध्यान से सुनते जाना, तीन बातें मैंने आपको बताई। फॉरवर्ड बायस के अंदर तो
डिप्लेशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है और डिप्लेशन रीजन की विड्थ भी डिक्रीज हो रही है। रिवर्स बायस करने से डिप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ डिप्लेशन रीजन की विड्थ भी इंक्रीज हो रही है। बोलो क्लियर है? अब एक बात बताओ, जैसे मेरे पास कोई जंक्शन है, अनबायस जंक्शन है, अनबायस का मतलब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो बताइए इस जंक्शन में कितनी करंट है? दो करंट है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। इस जंक्शन में कितनी करंट चल रही है? अगर जंक्शन को मैंने किसी बैटरी से नहीं जोड़ रखा तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों करंट चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि दोनों करंट सेम रेट से फ्लो कर रही है और दोनों अपोजिट फ्लो कर रही है। डिफ्यूजन करंट चल रही है मेजोरिटी से, डिफ्यूजन करंट किससे चल रही है? पी टू एन डायरेक्शन में, और ड्रिफ्ट करंट चल रही है माइनॉरिटी से एन टू पी डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल रेट से चल रही है, तो नेट करंट जंक्शन में कितनी है? जीरो। बोलो क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, यहाँ पर डिप्लेशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या कर रहा था? मेजोरिटी के मोशन को अपोज करके बैठा था। आप ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेजोरिटी के मोशन में बैरियर बन के बैठा है। आप ऐसे समझो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डिप्लेशन रीजन में एक पहाड़ बना हुआ है, इस तरह से समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और सिलिकॉन का जंक्शन है तो ये पहाड़ 0.7 वोल्ट का है। सिलिकॉन का जंक्शन है तो पहाड़ कितने वोल्ट का? 0.7 वोल्ट का ये पहाड़ बना हुआ है, और इस पहाड़ की वजह से मेजोरिटी का जो मोशन है उसमें डिफिकल्टी आ रही है। मेजोरिटी का मोशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो डिप्लेशन रीजन है उसकी वजह से ये डिप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेजोरिटी के मोशन को अपोज कर रहा है। अब कॉमन सेंस से बताना आप लोग, आप जैसे जंक्शन को फॉरवर्ड करोगे तो क्या हो रहा है? जैसे आप इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लेशन रीजन में, ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़ गई कि घट गई? अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर कम होगी, पहाड़ को हटाओ साइड में, और पहाड़ को साइड में रखो, आप तो बस इतना सा बता दो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था? मेजोरिटी के मोशन को अपोज कर रहा था, मेजोरिटी के फ्लो को रोकने का काम कर रहा था। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब कमजोर कर दोगे फॉरवर्ड बायस करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कमजोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर कमजोर होगी, तो बोलो जो अपोज जितना पहले कर रहा था, क्या वो अपोज अब कम करेगा? तो बताओ, मेजोरिटी के मोशन में अपोजिशन क्या हो गया? कम। तो मेजोरिटी के फ्लोने की रेट बढ़ जाएगी। किसकी फ्लोने की रेट बढ़ गई? मेजोरिटी के फ्लोने की रेट बढ़ जाएगी। अच्छा, इक्विलिब्रियम में तो जिस रेट से मेजोरिटी फ्लो कर रहे थे उसी रेट से माइनॉरिटी फ्लो कर रहे थे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो नेट करंट कितनी हो गई थी? जीरो। बताओ, फॉरवर्ड बायस करने से आपने क्या करा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के अंदर बना है, आपने क्या इसकी स्ट्रेंथ कम करवा दी? और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर आपने कम करा दी, तो इस इंटरनल फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे ही कम होगी वैसे क्या होगा? मेजोरिटी का फ्लो बढ़ जाएगा, और जैसे मेजोरिटी का फ्लो बढ़ जाएगा तो बोलो अभी क्या जंक्शन में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों बराबर है? अब इस जंक्शन में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन इक्वल रेट से हो रहे हैं क्या? ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन इक्वल रेट से नहीं हो रहे। फॉरवर्ड बायस करके आपने किसकी रेट बढ़ा दी? डिफ्यूजन की रेट बढ़ा दी, और डिफ्यूजन की रेट बढ़ा दी तो बताओ अब नेट करंट जीरो है क्या? इक्विलिब्रियम में तो जिस रेट से डिफ्यूजन था उसी रेट से ड्रिफ्ट था, तो नेट करंट आपने कह दिया कि जीरो है। फॉरवर्ड बायस करने से आपने किसकी रेट बढ़ा दी? डिफ्यूजन की रेट बढ़ा दी, और डिफ्यूजन की रेट बढ़ गई तो बताओ डिफ्यूजन की रेट और ड्रिफ्ट की रेट बराबर नहीं है। अब डिफ्यूजन की रेट ड्रिफ्ट से ज्यादा है, तो जंक्शन में नेट करंट अभी भी जीरो है, नेट करंट जीरो नहीं है। अब नेट करंट का फ्लो बताओ किस डायरेक्शन में होगा? पी टू एन, ड्यू टू मेजोरिटी और माइनॉरिटी? मेजोरिटी। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जैसे आप जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो, तो इस जंक्शन में पी टू एन डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ड्यू टू मेजोरिटी, ड्यू टू मेजोरिटी। और फॉरवर्ड बायस में करंट का जो ऑर्डर होता है ना, वो मिली एम्पेयर ऑर्डर में होता है। फॉरवर्ड बायस में जो जंक्शन के करंट का ऑर्डर होता है वो किस ऑर्डर में होता है? मिली एम्पेयर। तो आप जब जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो तो इस जंक्शन में जो डिफ्यूजन की रेट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का बैरियर कम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बैरियर कम होने से डिफ्यूजन की रेट अगर बढ़ गई, अब नेट करंट जीरो नहीं है, अब इसमें मेजोरिटी की वजह से मेन करंट फ्लो करती है, और उस करंट का जो ऑर्डर होता है वो मिली एम्पेयर ऑर्डर के अंदर होता है। ये बात क्लियर? अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखोगे, आ जाओ रिवर्स बायस में आ जाओ। रिवर्स बायस करने से बताओ आपने क्या करा? कॉमन सेंस से बताओ। रिवर्स बायस करके आपने क्या कर दिया? कॉमन सेंस से बताओ, अपना दिमाग लगाओ। रिवर्स बायस में क्या करा? रिवर्स बायस में आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को रोकने का काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को अपोज करता है ना। आपने अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, इसका मतलब है आपने डिफ्यूजन की रेट और भी कम करवा दी। इक्विलिब्रियम में जिस रेट से डिफ्यूजन हो रहा था, क्या उससे कम रेट से डिफ्यूजन हो रहा है? तो बताइए अभी भी क्या इसमें ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की रेट बराबर है? अब इसमें डिफ्यूजन की रेट ड्रिफ्ट से कम हो गई है, कम हो गई है। डिफ्यूजन की रेट ड्रिफ्ट की रेट से कम हो गई है। बैरियर बढ़ने से डिफ्यूजन और कम रेट से होगा ना, तो डिफ्यूजन की रेट किससे कम हो गई है? ड्रिफ्ट होने की रेट से।
तो बताइए अब नेट करंट जीरो की नॉन जीरो? नेट करंट फ्लो होगा क्या? किस डायरेक्शन में? एन टू पी, ड्यू टू माइनॉरिटी और मेजोरिटी? ड्यू टू माइनॉरिटी। तो रिवर्स बायस करने से जंक्शन में माइनॉरिटी का करंट फ्लो करता है, और माइनॉरिटी का करंट है, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर भी कम रहेगा। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर सिलिकॉन से बना ये जंक्शन तो करंट नैनो एम्पियर ऑर्डर में रहेगा, और जर्मेनियम से अगर बना है तो करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में रहेगा। तो जब आप जंक्शन को रिवर्स बायस करते हो ना, तो इस जंक्शन में करंट तो फ्लो होगी, नेट करंट जीरो नहीं होगी, लेकिन जो नेट करंट होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में रहेगा। सिलिकॉन से बना जंक्शन है तो नैनो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा, और जर्मेनियम से बना जंक्शन है तो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा। और अगर आप देखोगे ध्यान से, अब इम्पोर्टेंट अभी जो इसकी मेन प्रॉपर्टी वो सामने आ गई है। इतने दिन का अपन सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, ये नहीं पता क्यों पढ़ रहे थे। जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी भी आपके सामने आई है, वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है इसको। अच्छा एक और बात बताओ तुम्हें, आपको इधर देखो आप। अच्छा जब आप इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हो ना, फॉरवर्ड बायस कर रहे हो, तो जंक्शन का करंट अपोज करने की टेंडेंसी बढ़ी की घटी? जंक्शन जो है करंट को कम अपोज कर रहा है क्या, कि और ज्यादा अपोज कर रहा है? तो फॉरवर्ड बायस करने से क्या जंक्शन का रेजिस्टेंस कम हो गया? अब जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। और फॉरवर्ड बायस में जंक्शन का रेजिस्टेंस है वो 10 की पावर 2 ओम ऑर्डर में होता है, मतलब 100 ओम की रेंज के अंदर होता है इसका रेजिस्टेंस। जैसे 100 ओम, 120 ओम, 140 ओम, 150 ओम, इस ओम का रेजिस्टेंस होता है जंक्शन का। अच्छा जैसे आप जंक्शन को रिवर्स बायस करोगे ना, जंक्शन को रिवर्स बायस करोगे, ये और ज्यादा अपोज कर रहा है कि कम अपोज कर रहा है? तो जंक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा? रेजिस्टेंस बढ़ा। रिवर्स बायस पे जंक्शन का रेजिस्टेंस मिलियन ओम में हो जाता है। जब आप किसी जंक्शन का रिवर्स बायस करते हो ना, तो जंक्शन का रेजिस्टेंस मिली ओम ऑर्डर के अंदर होता है, और फॉरवर्ड बायस में 100 ओम ऑर्डर के अंदर होता है। तो जो पीएन जंक्शन है ना, इनके रेजिस्टेंस डायनेमिकली चेंज होता है। पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, डायनेमिकली चेंज होता है, अप्लाइड वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है इनका। इसलिए बोलते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। याद करो जब अपन ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, याद है ना? तो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करते हैं क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। वोल्टेज चेंज करने से, जैसे एक बात बताओ ध्यान से सुन लो, अरे यार तुम कहाँ बातें करने में लग रहे हो। जैसे मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ तुम 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ोगे तो भी 5 ओम रहेगा, और 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ोगे तो भी रेजिस्टेंस 5 ओम रहेगा। ऐसा पीएन जंक्शन में नहीं होता। अप्लाइड वोल्टेज चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। आप देखो ना, फॉरवर्ड बायस में जब आप इसके साथ बैटरी जोड़ रहे हो तो ये 100 ओम में रेजिस्टेंस दे रहा है, और जैसे आप इसके साथ रिवर्स बायस में बैटरी जोड़ोगे तो वही तो जंक्शन है, जंक्शन थोड़ी बदला है आपने। उसी जंक्शन का रेजिस्टेंस मिलियन ओम ऑर्डर के अंदर पहुंच गया, 1 मिलियन, 2 मिलियन, इस ऑर्डर में रेजिस्टेंस होता है इसका। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? और साथ ही साथ एक और बात देखो आप, कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती थी, जैसे मान लो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पी साइड है, ये क्यू साइड है, और आपने मान लीजिए कि 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया इसको। तो मैं अगर आपसे पूछूं कितना करंट होगा, बताओ आप, नालायक को, कितना करंट होगा? इसमें करंट होगा 5/5 मतलब 1 एम्पियर, और डायरेक्शन रहेगी P2Q। डायरेक्शन क्या रहेगी? इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि इसी रेजिस्टेंस के साथ जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया मैंने, रेजिस्टेंस वही है, बस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, बताओ अब कितनी करंट होगी? क्या अभी भी 1 एम्पियर होगी क्या? बट डायरेक्शन रहेगी Q2P। इसका मतलब आप जब किसी रेजिस्टेंस के साथ, बेटा ये गेट लगा देना, जब आप किसी रेजिस्टेंस के साथ, जब बैटरी, अभी 15 मिनट अपने पास है ना, जब आप भूख लग रही है, अब तुम खाना कहाँ खाओगे? 8:30 बजे के आसपास खाने वाले हो तुम ऐसे भी खाना, 8:30 के आसपास का टाइम। चलो चलो, अब ये डिस्टर्ब मत करो, इधर देखो। जब आप इस जंक्शन, कोई फायदा नहीं है, मैं इसको पूरा करने वाला हूँ। डाउट है क्या? मैं अब वापस कर ही रहा था वैसे, है ना? देखिए तो देखो आप लोग, आप जब कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है 5 ओम का, मैंने 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो करंट 1 एम्पियर आएगा और P2Q आएगा, क्योंकि प्लस पी की तरफ है। इसी कंडक्टर को मैंने उसी बैटरी से जोड़ा, लेकिन पोलैरिटी को रिवर्स करके जोड़ा, तो फिर से करंट 1 एम्पियर आएगा, लेकिन ये करंट आएगा इसमें Q2P। तो आप कंडक्टर के साथ जब बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हो ना, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन ऐसा सेमीकंडक्टर में नहीं होता। आप देखो, ऐसा सेमीकंडक्टर में नहीं होता, ऐसा पीएन जंक्शन में नहीं होता। आपने पीएन जंक्शन के साथ एक बैटरी को जोड़ा, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी को आपने पीएन जंक्शन से जोड़ दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगी P2N, और वो करंट मिली एम्पियर ऑर्डर में रहेगी। किस ऑर्डर की करंट रहेगी? अगर आप उसी जंक्शन के साथ जो बैटरी जोड़ी है, अगर आप उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे ना, तो अभी भी जंक्शन में करंट फ्लो करेगी, लेकिन सेम वैल्यू की नहीं करेगी, उससे बहुत कम वैल्यू की करंट फ्लो करेगी। वो करंट नैनो या माइक्रो में पहुंच जाएगी। तो
तो बताओ जैसे पोलरिटी रिवर्स करते हो क्या जंक्शन की करंट में चेंज आ जाता है? ये जंक्शन फॉरवर्ड में तो लार्ज करंट फ्लो कर रहा है, कंपैरिजन दोनों में चल रहा है। फॉरवर्ड में तो मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो कर रहा है, और जैसे रिवर्स में करोगे तो ये नैनो या माइक्रो में करंट फ्लो कर रहा है। तो नैनो में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये करंट इसके सामने तो नेग्लिजिबल हो गई ना। 10 लाख टाइम का डिफरेंस आ गया दोनों करंट में, यस और नो? इसका मतलब ये जंक्शन केवल फॉरवर्ड में करंट फ्लो कर सकता है, रिवर्स में तो करंट नेग्लिजिबल हो जाती है जंक्शन की। तो याद रखना जो पीएन जंक्शन है ये केवल फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में फ्लो तो कर रहा है लेकिन उसकी वैल्यू फॉरवर्ड की तुलना में बहुत कम है। फॉरवर्ड में मिली में है तो रिवर्स में देखो नैनो में चली गई है। तो क्या रिवर्स का करंट बहुत कम है क्या? तो ये जो प्रॉपर्टी पीएन जंक्शन के पास है कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है बस, इसलिए इसका नाम होता है पीएन डायोड। क्या नाम होता है? डायोड का मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, इसलिए अपन इसको डायोड बोलते हैं। समझ में आएगी बात? ये प्रॉपर्टी कंडक्टर के पास नहीं होती। आप सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर करंट फ्लो करना है अपना अल्टीमेट टारगेट होता ना, करंट फ्लो करना है अपना अल्टीमेट टारगेट होता तो क्यों इतनी मेहनत करते हम लोग? पहले तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें डोपिंग करते, फिर डोपिंग करने के बाद आप उसको पी बनाते, एन बनाते, फिर एटॉमिक लेवल पर जोड़ते, फिर पीएन जंक्शन बनता। क्यों इतनी मेहनत करते? करंट ही फ्लो करनी होती, कॉपर के तार में करंट फ्लो कर लेते। लेकिन कंडक्टर के पास में तो क्या होता है, बैटरी की पोलरिटी बदलोगे तो उससे करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी। रिवर्स बायस करने से और पीएन जंक्शन के अंदर तो क्या होता है, जैसे आप बैटरी की पोलरिटी बदलते हो ना, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। इसका मतलब पीएन डायोड जो होता है ना, जो पीएन जंक्शन होता है ना, करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड बायस। पी टू एन करंट अलाउ करता है, एन टू पी करंट को ब्लॉक करता है। तो फॉरवर्ड बायस में ही करंट अलाउ करता है, रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करते। भाई अलाउ तो कर रहा है, वैल्यू तो करंट तो फ्लो कर रही है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है ना इसके सामने, कंपेरेटिवली बात चल रही है दोनों की। तो रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं होने देता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करंट को ये फ्लो नहीं देता है। और यही प्रॉपर्टी अपने मोबाइल चार्जर में काम करती है। ये जो पॉइंट मैंने अभी बोला ना, समझाऊंगा किस तरह से काम करती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बताओ एक बार फॉरवर्ड और रिवर्स को रिकॉल करते फटाफट से। चलो बताओ फॉरवर्ड में क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। जैसे अब जितनी बातें मैंने समझाई सीधा याद रखना है। बताओ फॉरवर्ड में क्या क्या होता है? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कम, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लेशन रीजन कम, बैरियर हाइट रिड्यूस होती है, यही होता है ना। करंट फ्लो करती है ड्यू टू मेजोरिटी, डायरेक्शन पी टू एन, ऑर्डर मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस डिक्रीज और इंक्रीज। हाँ, कम की ज्यादा? कम। किस ऑर्डर में रहता है? हंड्रेड्स ऑफ ओम में। बोलो क्लियर है? अच्छा, रिवर्स बायस में करने से बताओ क्या होता है? डिप्रेशन लेयर का वेट बढ़ता है, बैरियर हाइट बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्रेशन रीजन बढ़ता है। क्लियर है? अच्छा, करंट किस ऑर्डर, करंट फ्लो करती है क्या? किस डायरेक्शन में? माइनॉरिटी या मेजॉरिटी? माइनॉरिटी, पक्का? और एक और बात बता दो, जो माइनॉरिटी करंट होती है ना वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। माइनॉरिटी करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, मेजॉरिटी करंट वोल्टेज पे डिपेंड करती है। आप एक बात बताओ, जब आप इस वोल्टेज को चेंज करोगे ना, वोल्टेज को जैसे आप इंक्रीज करोगे, तो सोच के देखो, वोल्टेज जब इंक्रीज करोगे तो पहाड़ डिक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो पहाड़ क्या होगा? और ये पहाड़ अगर डिक्रीज होता जाएगा तो ये फ्लो जो अपोज कर रहा था वो फ्लो बढ़ेगा, और पहाड़ हो गया खत्म तो क्या होगा? बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगा अब चार्ज का। आप ऐसे समझो, एक पहाड़ यहाँ पर बना हुआ है, इधर देखो सब लोग, एक पहाड़ बना हुआ है यहाँ पर। ये पहाड़ होल्स को इधर आने से रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोक रहा है, मतलब मेजोरिटी के फ्लो को रोक रहा है ये पहाड़। आप जब फॉरवर्ड करते हो ना जंक्शन को, जैसे मान लीजिए आपने 0.1 वोल्ट लगा दिया, ये बैटरी का वोल्ट कितना है, तो पहाड़ जो 0.7 का था वो घटकर 0.6 का रह गया, तो पहाड़ क्या हो गया? खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। अरे पहाड़ कम हो गया। ये पहाड़ की अगर हाइट कम हो गई ना, तो पहाड़ की हाइट कम होने से फ्लो की रेट बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। आपने बैटरी का वोल्टेज 0.2 कर दिया, और कम हो गई। आपने ये 0.7 वोल्ट लगा दिया, पहाड़ी जीरो हो गया, फ्लो होती है। जैसे आप इसका बैरियर रिड्यूस करके जीरो कर देते हो ना, इस बैरियर हाइट को जैसे आप जीरो कर दोगे तो बैरियर हाइट जीरो थे, करंट बहुत तेजी से फ्लो होने लगती है और वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। जैसे आप वोल्टेज चेंज करोगे करंट बहुत तेजी से चेंज होती है और एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। अच्छा, यहाँ पर तो क्या है, देखो इधर देखो, यहाँ पर करंट माइनॉरिटी की चल रही है, रिवर्स बायस है ना, करंट किसकी चल रही है? तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर रहा है, सिर्फ माइनॉरिटी की ड्रिफ्टिंग करवा रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर रहा है, माइनॉरिटी की ड्रिफ्टिंग करा रहा है। तो माइनॉरिटी तो नंबर तो कम ही है ना माइनॉरिटी का, भाई माइनॉरिटी का नंबर बढ़ रहा है क्या इस बैटरी के लगाने से, माइनॉरिटी का नंबर बढ़ रहा है क्या? बस माइनॉरिटी ड्रिफ्ट तेज रेट से कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट की रेट तेज होने से करंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। जब चार्ज कैरियर ज्यादा फ्लो करते हैं तब करंट ज्यादा तेज बढ़ता है। समझे क्या बात को? तो याद रखना जो रिवर्स बायस की करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, फॉरवर्ड बायस की करंट वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। क्या ये बात क्लियर है? लिखवा दूं ये सारी बातें? तो एक पेज पर एक टेबल बना लो, एक तरफ फॉरवर्ड बायस एक तरफ रिवर्स बायस। होने तो कोई बात नहीं, पूरा करके जाएंगे। 7:30 होता है तो भी पूरा करेंगे। तुम्हें क्या काम है भाई? नहीं मेरे को भी कोई काम नहीं है। नहीं नहीं बनाना मेरे को, स्विगी जोमेटो है आजकल। लिखो भाई तुम लोग, लिखो 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 लिखो। ये डायग्राम बनाओ, एक तरफ फॉरवर्ड बायस एक तरफ रिवर्स बायस, और ये डायग्राम बनाओ, एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे इनको अपन। क्या? किस किस की उम्र? नहीं तो बंगाली बोलती है और ये बिहारी बोलती है। बिहार की नहीं है क्या? कहाँ की है? मथुरा की है? नहीं वो एक्सेंट बंगाली आती है। हाँ। तूने डायग्राम बनाया? डायग्राम बनाया तूने? तूने डायग्राम कहाँ बनाया पहले बता। 7:30 के आसपास छुट्टी करूंगा, ऐसा बता दूंगा। सीरियसली मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ।